That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश, पीएम ने कहा सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं अजित पवार की पत्नी, पार्टी के शरद गुट में विलय की भी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट ने एससी एसटी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल जैसी व्यवस्थाओं पर भी आपत्ति जताई और कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है, जिससे दुरुपयोग की आशंका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नियमों का समर्थन किया, जबकि भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इसे समाज को बांटने वाला बताया। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कि यदि कहीं अशांति हो तो वहां शांति पैदा करे। इस सरकार का काम है कि वो लोगों का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा दे। अब बात संसद में पेश देश के आर्थिक सर्वेक्षण की। इसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया है। रुपए की कमजोरी से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा है, क्योंकि आयात महंगा हो सकता है और सोने चांदी जैसी धातुओं की ऊंची कीमतें कोर महंगाई पर दबाव डाल सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ग्लोबल स्तर पर कच्चा तेल और अन्य कमोडिटी सस्ती हो रही हैं। साथ ही अच्छी फसल से खाद्य महंगाई काबू में रहेगी, जिससे कुल मिलाकर मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य के दायरे में ही रहेगी। भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील से आयातित कारों पर शुल्क घटने से देसी ऑटो कंपनियों को चुनौती मिल सकती है, जबकि आरबीआई अगले हफ्ते ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है, जो लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। कुल मिलाकर सर्वे का संदेश साफ है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद शेयर बाजार और एआई बूम को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, तीनों स्तंभों का एक साथ सक्रिय होना बेहद जरूरी है। Chapter goes into what are the various steps we can take, starting from rebalancing the fertilizer consumption, looking at rice and wheat procurement to encourage crop diversification for the sake of nutrition, for the sake of soil fertility, for the sake of water tables, etc. We can take a look at how we can, through policies, encourage crop diversification. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, और अब देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चुका है। ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब अगले 25 साल यानी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्णायक होंगे। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आबकारी नीति में संशोधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि देर रात तक शराब की बिक्री सीधे तौर पर अपराध और महिलाओं के विरुद्ध असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसी को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कड़ा फैसला लेकर समय सीमा 8 बजे तय की थी। लेकिन भाजपा सरकार का शराब बिक्री का समय बढ़ाने का विचार अत्यंत चिंताजनक और जनविरोधी है। राज्य सरकार को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो सीधा महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कड़ी हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में सभी राज्यों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तमिलनाडु में जिन मतदाताओं के नाम स्पेलिंग एरर की वजह से काटे गए हैं, उनकी सूची ग्राम पंचायत भवन, तालुका ऑफिस और शहरी वार्ड कार्यालयों में चस्पा की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नई वोटर लिस्ट के नाम पर महिलाओं, गरीबों और कमजोर तबके के नाम काटे जा रहे हैं। वोटरों पर खुद फॉर्म भरने की जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिससे अनपढ़ और प्रवासी लोग बाहर हो रहे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। कोई चुनाव अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि कौन नागरिक है। अगर कोई विवाद है तो लोगों को सुनवाई और जिरह का पूरा मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं के बीच वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से संसद में मुलाकात की। बैठक के बाद थरूर ने कहा कि सब ठीक है, पार्टी नेतृत्व से बातचीत हुई है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब थरूर और हाईकमान के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही थीं। हाल में केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई एआईसीसी बैठक में थरूर की गैरहाजिरी ने अटकलों को और तेज कर दिया था। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर थरूर ने साफ किया कि न तो ऐसी कोई बात हुई है और न उन्हें किसी पद की दौड़ में दिलचस्पी है। महाराष्ट्र में बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बारामती क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर कर लिया गया है। अब जांच दल इसके विश्लेषण में जुट गए हैं ताकि हादसे का सटीक कारण पता चल सके। वहीं अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि सुनेत्रा बारामती सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। इधर प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी अध्यक्ष बनने की अटकलें भी तेज हैं, जिस पर पार्टी नेता जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। एनसीपी के शरद गुट से संभावित विलय की भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने मांग की है कि अजित पवार के विमान में आखिर क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई, ये स्पष्ट होना चाहिए। केवल श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। अगर हादसा तकनीकी कारणों से हुआ है तो उन कारणों का पता लगाना जरूरी है और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। देश में लगातार हो रहे विमान हादसों ने एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बारामती हादसे ने चिंता और बढ़ा दी है। इसी बीच संसद में सरकार ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। सरकार के मुताबिक डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में करीब 50% पद खाली हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 38% और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 23% पद रिक्त पड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार डीजीसीए के 1630 स्वीकृत पदों में से 805 खाली हैं। एएआई में 25,730 में से 9,719 पदों पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 5,537 में से 1,274 पद खाली हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी भारी स्टाफ कमी विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। डीजीसीए की समिति ने भी माना है कि कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग अक्सर रिएक्टिव मोड में काम करता है। हालांकि सरकार ने संसद में भरोसा दिलाया है कि जल्द भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और एविएशन सेफ्टी को मजबूत किया जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch